जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत में फ्रांस के जो राजदूत हैं थियरी माथु, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत अगर भविष्य में मेड इन इंडिया राफेल खरीदता है तो फिर ये कोई सिंपल राफेल फाइटर जेट्स यानी कि साधारण राफेल जेट्स नहीं होंगे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज्ड राफेल बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों उनका ये इशारा MRFA प्रोग्राम की तरफ है, जहां 114 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी भारत कर रहा है। अगर ये डील होती है तो 2030 तक HAL की नासिक फैक्ट्री में लोकली राफेल बन सकते हैं। फ्रांस का मानना है कि भारत के लिए जो राफेल बनाए जाने हैं उन्हें स्पेशली लद्दाख के हिसाब से ट्यून किया जाएगा और इवन इसमें भारत के घरेलू सेंसर्स और हथियारों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन राफेल फाइटर जेट्स को चाइना के J-20 और पाकिस्तान को मिलने वाले संभावित J-31 जैसे खतरों को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर फ्रांस ने बात तो सही कही है, लेकिन सबसे बड़ा इशू दोस्तों सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड का एक्सेस को लेकर है, जिसे लेकर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। मतलब साफ है कि हार्डवेयर की लड़ाई नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर की लड़ाई है भारत की फ्रांस के साथ इस चीज को लेकर के। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि उनके पास राफेल के अंदर मौजूद दो बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटरों का एक्सेस उन्हें मिले, जिसमें कि पहला है मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर और दूसरा है फायर कंट्रोल कंप्यूटर। क्योंकि दोस्तों यही कंप्यूटर तय करते हैं कि कौन सा हथियार कब चलेगा, सेंसर्स क्या दिखा रहे हैं और टारगेट कैसे लॉक होगा। और अभी तक फ्रांस ने इन सिस्टम्स का पूरा एक्सेस भारत को नहीं दिया है और यही वजह है कि भारत को हर चेंज यानी बदलाव के लिए फ्रांसीसी इंजीनियरों को बुलाना पड़ता है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट में अपनी अस्त्र मार्क 3, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्पाइस 2000, ब्रह्मोस NG को फिट करना चाहती है। मतलब हमें फ्रांस की अनुमति ना लेनी पड़े इस फाइटर जेट में इन हथियारों को लगाने के लिए। इंडियन एयरफोर्स का भी मानना है कि अगर ये दोनों ही चीजों का हमें एक्सेस मिल जाता है तो भारत इनमें खुद बदलाव कर सकता है। HAL को फ्रेंच इंजीनियरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और 30% लागत दोस्तों कम भी हो जाएगी। लेकिन डासो का ये नया प्रस्ताव भारत में फाइनल असेंबली लाइन को लेकर है और जो ऑफर फ्रांस ने भारत को दिया है उसमें स्पेशली DRAL प्लांट में फाइनल असेंबली बनाई जाएगी। टाटा इसका फ्यूजलाज तैयार करेगा। भारत को राफेल F4.1 स्टैंडर्ड दिया जाएगा। 250 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला ISRDR इसमें लगा होगा और इस फाइटर जेट में अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलों को लगाने के लिए फ्रांस तैयार है, क्योंकि नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की भी डील जो है वो आगे आ चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, भारत को फ्रांस इसका मिशन मैनेजमेंट और डिस्प्ले कंप्यूटर और फायर कंट्रोल कंप्यूटर का एक्सेस नहीं दे रहा है। जबकि इंडियन एयरफोर्स तो ये भी सोचती है कि भारतीय राफेल फाइटर जेट में DRDO का उत्तम ISRDR लगे, नाविक बेस्ड नेविगेशन हो, ब्रह्मोस NG के लिए पाइलन हो और भारतीय डेटा लिंक इसमें हो। और आगे चलकर इसमें भारत में बनने वाला जो नया 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन है वो लगाया जा सके और इसमें मैन अनमैन टीमिंग भी हो। यहाँ पर फ्रांस ने तो वही रोना रोया है कि भैया हमारा डेटा लीक हो जाएगा, IP सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कहीं चाइना के हाथ में टेक्नोलॉजी ना चली जाए। लेकिन दोस्तों इतना कहा जा रहा है कि शायद फेस मैनर में, जिसमें कि 2027 तक भारत को लिमिटेड एक्सेस मिलेगा इन फाइटर जेट्स का और 2035 तक हो सकता है कि भारत को फ्रांस FCC और MMDC का एक्सेस दे सके। बात साफ हो जाती है कि भारत को एक ऐसा रफाल फाइटर जेट चाहिए जो भारतीय हथियार चला सके, भारतीय सेंसर्स को रीड कर सके, पूरी तरह भारतीय हथियारों से अपग्रेड हो सके। देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस भारत को पूरा सॉफ्टवेयर एक्सेस देता है या नहीं। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि नहीं देगा वो, यही भारत के सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारत की ड्रोन कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी से 100 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है और यह ऑर्डर भारतीय सेना की कड़ी टेस्टिंग और कंपटीशन प्रोसेस के बाद दिया गया है। इसमें दो तरीके के एडवांस ड्रोन्स हैं। इनमें दो तरीके के एडवांस ड्रोन्स शामिल हैं, जिसमें कि पहला जोल टैक्टिकल UAV और दूसरा है स्विच टू VTOL ड्रोन। ये दोनों ही भारतीय सेना के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसेंस क्षमता को मजबूत करेंगे। ये खरीद दोस्तों कैपिटल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत की गई है, यानी कि जरूरतों के लिए जल्दी मंजूरी दी गई है। कुल 100 करोड़ में से 75 करोड़ जोल्ट के लिए हैं और 30 करोड़ स्विच टू UAV के लिए हैं। आपको मैं बता दूं कि कैपिटल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में ड्रोन को कठिन परिस्थितियों में टेस्ट किया गया और फिर सीधा इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर अगर जोल्ट की बात की जाए तो मैंने इसके लिए स्पेशली दोस्तों एरो इंडिया में जाकर के जोल्ट का एक स्पेशल वीडियो भी कवर किया था, जिसमें कि जोल्ट के बारे में काफी जानकारी सामने आई थी। हालांकि जोल्ट दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि GPS जैम होने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में भी काम कर सकता है और इन दोनों ही ड्रोन्स को दोस्तों देश में बने होने को लेकर भी बहुत ही स्ट्रिक्टली वेरीफाई भी किया गया है। जोल टैक्टिकल UAV दोस्तों सबसे एडवांस भारतीय टैक्टिकल ड्रोन है। ये लंबी दूरी के ISR मिशंस कर सकता है, हाई थ्रेट और हाई एल्टीट्यूड इलाकों में काम कर सकता है, GNSS डिनाइड नेविगेशन यानी कि GPS बंद होने पर भी उड़ सकता है। जामिंग से बचने के लिए इसमें एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है। अलग अलग मिशंस के हिसाब से इसमें पेलोड लगाए जा सकते हैं और ये भारतीय सेना के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, खासकर कि चाइना वाली सीमा जैसे कठिन इलाकों के लिए। और स्विच 2 के बारे में तो आप सब जानते हैं, भारतीय सेना ऑलरेडी स्विच 2 का इस्तेमाल कर रही है। आइडिया फोर्स के CEO अंकित मेहता जी ने भी कहा कि भारत भी हाई लेवल के ड्रोन बना रहा है।
इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश की कठिन पहाड़ियों में लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए पूरी तरह स्वदेशी मोनोरेल सिस्टम शुरू कर दिया है और ये आधुनिक मोनोरेल सेना की गजराज कोर ने खुद डिजाइन और विकसित की है और अब इसे कामेंग सेक्टर के बेहद कठिन इलाकों में सफलतापूर्वक लगा दिया गया। कामेंग का इलाका दोस्तों ऊंची और ढालदार पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत कम रास्ते हैं यहाँ पर बर्फ, ठंड और पतली हवा भी है। ऐसे हालात में दोस्तों गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है और सैनिक या पोर्टरों को भारी सामान लेकर खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये नई स्वदेशी मोनोरेल तेजी से सामान पहुंचाती है, रास्ते की मुश्किलों से कोई फर्क इसे नहीं पड़ता, जीपीएस या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है और 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह आराम से चल सकती है। इस मोनोरेल के जरिए दोस्तों एमुनेशन हो, खाना हो, मेडिकल सप्लाई हो और जरूरी उपकरण हो, इन सबको सुरक्षित और जल्दी आगे की पोस्टों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे डिलीवरी का टाइम भी घट जाता है, सैनिकों की ताकत और तैयारियां भी बेहतर बन जाती है। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारतीय सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी और भविष्य में दोस्तों इसे सिक्किम और लद्दाख जैसे इलाकों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं चेन्नई की ड्रोन कंपनी एम्बर विंग ने एक ऐसा कॉम्बैक्ट ड्रोन तैयार किया है जो कि एक ही मिशन में 6 मोर्टार शेल ले जा सकता है। ये क्षमता भारतीय सेना के लिए तेज और सटीक फायर पावर देने में बड़ी मदद करेगी, खास करके दुर्गम इलाकों और बॉर्डर पर। ड्रोन के अंदर एक खास पेलोड भी लगाया गया है जिसमें कि 4 किलो तक के मोर्टार शेल फिट हो सकते हैं। ऐसे शेल जो दुश्मन के ठिकानों, सैनिकों या फिर किसी इलाके को खत्म करने के लिए काफी इफेक्टिव माने जाते हैं। इस वजह से ये ड्रोन अटैक मिशन, बॉर्डर पेट्रोल और इन्फेंट्री को सपोर्ट देने जैसे कई काम कर सकता है। ड्रोन में पेलोड बदलने की भी सुविधा है दोस्तों, मतलब जरूरत के हिसाब से इसमें स्मोक शेल, रोशनी वाले फ्लेयर्स या फिर दूसरे हथियार लगाए जा सकते हैं। एम्बर विंग पहले ही दोस्तों वीटोल और हैवी मल्टीकॉप्टर ड्रोन बनाती है, इसीलिए इस नए कॉम्बैक्ट ड्रोन में भी वही मजबूत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI को नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट शेल प्रोटेक्शन जैमर यानी कि ASPG पॉड से लैस करने जा रही है और ये नई जैमर पॉड दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को धोखा देने में बड़ा रोल निभाएंगे, जिससे कि फाइटर जेट की सुरक्षा और कॉम्बैट क्षमता दोनों बढ़ेंगी। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है, जिसके अनुसार 100 ASPG पॉड्स सेट खरीदे जाएंगे। Su-30 MKI के लिए खास तौर पर इन पॉड्स का इंटीग्रेशन और सपोर्ट सिस्टम भी शामिल होगा। सभी डिलीवरी 36 महीनों के अंदर पूरी करनी होगी। ये शुरुआत है दोस्तों, आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। ये जैमर पॉड दोस्तों Su-30 MKI को दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड रडार, एयरबॉर्न रडार गाइडेड मिसाइलों से बचाने में मदद करेंगे और इवन दोस्तों ये पॉड्स रडार सिग्नल को जैम कर सकते हैं, दुश्मन को गलत लोकेशन दिखा सकते हैं, दुश्मनों के टारगेटिंग सिस्टम को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिससे कि फाइटर जेट को पकड़ना और मार गिराना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में DRDO, HAL और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर काम करेंगी। दोस्तों भारतीय सेना ने एक बड़ा स्टेप उठाया। अखंड प्रहार एक्सरसाइज के दौरान आपने देखा होगा कि रुद्र इंटीग्रेटेड ऑल आर्म ब्रिगेड ने अपनी पूरी ऑपरेशनल टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी की, जो कि अब ये साबित करता है कि भारतीय सेना अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की तरफ बढ़ रही है, मतलब नई जनरेशन की जंग की तैयारी भारतीय सेना शुरू कर रही है। इससे पहले जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी उसे पाकिस्तान की किसी भी आक्रामक हरकत का तेज जवाब देने के लिए बनाई गई, जिससे कि जल्दी मोबिलाइज होकर दुश्मन के अंदर शैलो थ्रस्ट करना एम था। लेकिन इसकी कई कमजोरियां थी, जैसे कि तेज मोबिलाइजेशन पर डिपेंडेंसी का बढ़ना, और ये कुछ ही जगहों पर लागू हो सकती थी। आज के हाइब्रिड, साइबर और मल्टी डोमेन खतरों के लिए यह पर्याप्त नहीं थी। लेकिन जो कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है दोस्तों, ये बिल्कुल नई और एडवांस स्ट्रेटेजी है। कोल्ड स्ट्राइक असल में 21वीं सदी की मल्टी डोमेन जंग के लिए तैयार की गई स्ट्रेटेजी है, जिसमें कि रियल टाइम इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक, कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन, नैरेटिव कंट्रोल। मतलब इसका एम ये नहीं है कि दुश्मन को पूरी तरह खत्म करना, बल्कि इतनी सक्षम और तेज कार्रवाई दिखाना कि दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। कोल्ड स्ट्राइक दोस्तों किस तरीके से काम करेगी? इसमें AI और रियल टाइम डेटा तेजी से युद्ध में निर्णय लेने में मदद करेगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ हाई स्पीड ऑपरेशंस किए जाएंगे। साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक साथ इस्तेमाल होगा। परलय मिसाइल, पिनाका ER और लॉइटरिंग म्यूनिशन से सटीक हमले किए जाएंगे। स्वार्म ड्रोन से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म किया जाएगा। और आने वाले महीनों में दोस्तों कोल्ड स्ट्राइक के कई हिस्से बड़े लेवल के ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज में टेस्ट भी किए जाएंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि DRDO की लैब NSTL ने अपनी नई पीढ़ी की मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया और इसका एक नया वीडियो भी जारी किया गया। यह सिस्टम खास तौर पर पानी के अंदर दुश्मन की माइन खोजने और खत्म करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में दोस्तों कई AUVs मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और ये मल्टी AUV सिस्टम है, यानी कि कई अंडर वाटर ड्रोन्स एक साथ इंटेलिजेंट तरीके से मिशन पूरा कर सकते हैं। और हर AUV में लगा है साइड स्कैन सोनार, अंडर वाटर EO कैमरा, रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम। इवन दोस्तों इन AUVs में डीप लर्निंग बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन लगा है,
जिससे कि ये खुद ही माइन को पहचान करके उसे सही तरीके से क्लासिफाई कर सकता है। इससे मिशन का समय कम होगा, सटीकता काफी बढ़ जाएगी। ये यूएस आपस में पानी के अंदर डेटा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मिशन और भी कोऑर्डिनेटेड और सुरक्षित बनता है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान और यूरोपीय ड्रोन कंपनी के बीच हुई गुप्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर नजर बनाए हुए। अगर दोस्तों ये पाया गया कि सौदा इन दोनों के बीच हो गया है तो पाकिस्तान की ड्रोन ताकत बढ़ सकती है, जो भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है। कुछ रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि यूरोप की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने चुपचाप तरीके से पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सिला के साथ तकनीकी साझा करने का समझौता किया है। और ये हैवी इंडस्ट्री टेक्सिला वही संस्था है जो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियार सिस्टम्स बनाती है। भारत के लिए टेंशन इस बात की है कि पाकिस्तान इस डील को जानबूझकर छिपा रहा है। और आप सबको मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 600 से ज्यादा स्वार्म ड्रोन्स छोड़े थे। भारत के आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उस दौरान लगभग 100% सफलता के साथ सभी ड्रोन्स मार गिराए। लेकिन इस घटना ने साफ दिखा दिया कि पाकिस्तान ड्रोन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान दोस्तों इन दिनों यूरोप की तरफ देख रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने यूक्रेन, रशिया और कई यूरोपीय देशों से मेल ड्रोन खरीदने की कोशिश की है। अगर ये टीओटी डील पक्की हो जाती है तो पाकिस्तान को ज्यादा एडवांस सेंसर्स, बेहतर एवियोनिक्स और हाई एंड हथियार इंटीग्रेशन तक पहुंच मिल जाएगी, जिससे कि वो अपने देश में इनका प्रोडक्शन कर सकता है। और ऐसे में इंटरनेशनल प्रतिबंध भी उसके ऊपर बेअसर हो सकते हैं। भारत को टेंशन इस बात की है कि ये डील पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है। यूरोपीय कंपनियों पर कड़े निर्यात नियम होते हैं, इसलिए गुप्त डील बेहद असामान्य है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान पहले से ही बैरकटर TB2, एकेंसी और विंगलो ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत के हेरॉन TP और MQ-9 रीपर जैसी क्षमताएं अभी उनके पास नहीं है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना अब ड्रोन वॉरफेयर में एक बड़ी छलांग लगा चुकी है। भारतीय सेना ने अपने 380 पैदल सेना बटालियनों में खास अश्नि ड्रोन प्लाटून तैनात कर दी है। और ये ऐसे पहले स्पेशल यूनिट्स हैं जो सिर्फ ड्रोन ऑपरेशंस के लिए बनाए गए हैं। हर अश्नि प्लाटून में लगभग 20 जवान होते हैं। ये ड्रोन पायलट, सेंसस ऑपरेटर, डेटा एनालिस्ट होते हैं। ये टीमें मिलकर आधुनिक निगरानी और मारक क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन चलाती है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के अनुसार इनके पास 4 सर्विलांस ड्रोन दुश्मन की हर हरकत पर दूर से नजर रखेंगे, यानी कि 10 से 15 किलोमीटर तक। 6 आर्म ड्रोन होंगे, जिसमें कि लॉइटरिंग मिशंस, बम गिराने वाले अटैक ड्रोन, बंकर, टैंक, आर्टिलरी सब पर वार करने में सक्षम होंगे। और इन ड्रोन का इस्तेमाल लद्दाख और औंचा जैसे पहाड़ी वाले इलाके, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस, बॉर्डर पेट्रोलिंग, फौज की छोटी छोटी यूनिट्स को तुरंत हवा से सपोर्ट देने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अश्नि प्लाटून 200 स्वार्म अटैक्स भी कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी वही है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम्स ने उन्हें रोक दिया था। लेकिन अब भारत ये तकनीक और भी ज्यादा मजबूत तरीके से अपना रहा है। इन प्लाटूनों के जवानों को पंजाब के आर्मी ड्रोन स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है, जहां उन्हें ड्रोन उड़ाना, स्वार्म टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रियल टाइम टारगेटिंग करना सिखाया जाता है। और दोस्तों, अब भारत के पास सेना में कम से कम 7600 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स हैं। 3000 से भी ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा ड्रोन नेटवर्क है। इसके अलावा ग्वालियर एयरबेस को भी अब राफेल फाइटर जेट्स के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया। अभी तक अंबाला और हासीमारा में ही राफेल तैनात थे, लेकिन अब ग्वालियर को तीसरे बड़े हब के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत MRFA प्रोग्राम के तहत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने पर विचार कर रहा है और राफेल को इस वक्त इसमें बढ़त मिली हुई है। ग्वालियर एयरबेस को पिछले 1 से 2 साल में पूरी तरीके से मॉडर्न बनाया गया है, जिसमें कि कठोर हैंगर शेल्टर्स तैनात किए गए, एप्रिन एरिया बढ़ाया गया है, नए मेंटेनेंस हैंगर्स बनाए गए हैं, रनवे और टैक्सीवे को राफेल्स ऑपरेशंस के हिसाब से मजबूत किया गया। इन अपग्रेड्स के बाद अब ग्वालियर को किसी भी समय नया राफेल स्क्वाड्रन्स मिल सकता है। इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स जब भी नए राफेल लेगी तो ग्वालियर में ही उन्हें तैनात करेगी। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।